हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। लास्ट लेक्चर में हम आवेश के गुणधर्म पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम आवेश संरक्षण का नियम और आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत उन दोनों को उदाहरण के द्वारा समझने वाले हैं। पहले हम समझेंगे आवेश संरक्षण के नियम को। ठीक है, देखिए तो पहला उदाहरण ये दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है 7N14 प्लस 2 हीलियम 4। इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको पता करना है ये एक्स एलिमेंट क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम से जितना रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन थे, रिएक्शन के बाद भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उतने ही होने वाले हैं, क्योंकि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। समझ आ गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर मैं काउंट कर लूं, ठीक है ना, तो इस एक्स में भी इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? हमको बता दीजिए। समझिए बेटा, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, क्योंकि ये दिखाता है किसको? इलेक्ट्रॉन को, और ये संख्या दिखाती है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 7। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। इसका मतलब अभिक्रिया के बाद भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9 ही होंगे सर। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9। बात समझ आ गई? चलिए अब देखिए, यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं? 14 हैं। यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 4 है। तो यहाँ कितने होंगे? इनको जोड़ दीजिए तो 14 प्लस 4 कितने होंगे? 18। इसका मतलब 9x 18। अब बताओ मुझको 9th नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है? तो 9th नंबर पर सर हम जानते हैं फ्लोरीन आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? 9F18। आगे बात समझ में? दूसरा उदाहरण देखिए, अगर बात समझ में आ गई तो नीचे वाले एग्जाम्पल को आप खुद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए। अब देखो, इस रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 5। तो रिएक्शन के बाद भी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5 ही होने चाहिए सर। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। आ गई बात समझ में? दूसरा देखिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितने हैं? 9। टोटल कितने हो गए? 10। इसका मतलब रिएक्शन के बाद भी कितने होने चाहिए? 10 ही होने चाहिए सर। चलिए, एक हमको पहले दिया हुआ है, एक बचा कितना? 9 और 1 10 था सर। एक हमको दिया हुआ है, बचे 9। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 5x 9। अच्छा, 5 पर बताइए मुझे कौन आता है? 5 पर कौन आता है बताइए मुझको? 5 पर आता है बोरॉन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो एक्स एलिमेंट है वो होगा बोरॉन। वैलेंसी 5b9। ठीक है, 5b9। समझ आ गई बात यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 6c12 प्लस 1h1। समझ आ गई बात? बताओ मुझको एक्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो सर जोड़ देता हूं अभी मैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ 1, तो यहाँ होंगे 7। होशियार हो गया बेटा तू। आगे देखो, अब यहाँ कितने हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 12। यहाँ कितने हैं? 1 13। तो यहाँ भी कितने होंगे? टोटल सर 13 होंगे, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है, ना तो नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा, बस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा? 7 नंबर पर कौन आता है बताओ मुझको? तो 7 नंबर पर एलिमेंट आता है कौन सा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7N13। तो ये हमने किसके एग्जांपल देखे? आवेश संरक्षण के नियम की। देखो, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप वो देखिए। अब हम देखने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, इसकी थ्योरी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो आपको आई बटन पे मिलने वाली है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा जो हमने बताया था आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, उसको मैं थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। तो आवेश का क्वांटीकरण का क्या सिद्धांत था कि किसी भी द्रव्य पर, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा, ठीक है, जिसको हम क्या लिख रहे थे? Q।
तो किसी भी पदार्थ पर, किसी भी द्रव्य पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, Q बराबर हम क्या लिखते थे, Ne। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने दिए हैं तो वो धनावेशित होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो वो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत था, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी द्रव्य पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां पर n क्या है, n 1 2 3 4 ऐसे करके संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या है, ये प्राकृत संख्या होगी, कभी भी 1.2 1.3 2.2 ऐसे नहीं होगी। समझ आगे बात। चलिए, तो ये आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत था। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखिए आपकी स्क्रीन पर, मैं पढ़ देता हूं इसको, आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। ये दिया हुआ है कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश को हमें किसी वस्तु से क्या करना है, निष्कासित करना है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। समझ आ गई बात। तो हमें क्या करना है, निष्कासित करना है। बताओ, हमने अभी लिखा था Q बराबर Ne, चूंकि उसने बोला हुआ है धनावेशित है तो हमने लेंगे धन। अब उसने बोला हुआ है आवेश है 1 कूलाम बराबर, हमको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मतलब n हमको निकालना है। और E कितना होता है, E होता है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। तो यहाँ से अगर मुझको n निकालना हो तो n बराबर क्या आएगा, n आएगा 1 डिवाइड बाई 1.602 इंटू 10 पावर -19। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलसी से करिए इसको, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको उस द्रव्य से निष्कासित करने पड़ेंगे जिससे कि उस पर चार्ज कितना हो, 1 कूलाम का चार्ज हो। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, तो ये दिया हुआ है किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब पहला क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। दूसरा क्वेश्चन है आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है द्रव्यमान वृद्धि। द्रव्यमान वृद्धि कितनी है, वो है 9.1 नैनोग्राम। 1 नैनो में कितना होता है बताओ मुझको। 1 नैनो हम लिखते हैं 10 की घात -9। बिल्कुल सर यही लिखते हैं, तो रखिए फिर लिख दीजिए 9.1 गुणा 10 की घात -9 ग्राम। बिल्कुल सही है सर। अब हम इसको किलो में बदल लेते हैं। किलो में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए डेल्टा एम बराबर 9.1 गुणा 10 की घात -9 इंटू में। अब हम क्या करते हैं, 10 की घात 3 का कर दिया मैंने गुणा और 10 की घात 3 का मैंने दे दिया भाग। सर ऐसा काहे को किया, ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि हम जानते हैं 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, तो 10 की घात 3 होता है 1 किलो के बराबर। समझ आ गई बात। तो ये किलो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है बेटा। तो डेल्टा एम कितना होगा, डेल्टा एम होगा 9.1 गुणा 10 की घात, अब देखो कितनी होगी, यहाँ है 10 की घात 3, इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, ये हो जाएगा 10 की घात -3 और -3 और -9 10 की घात -12। आ गई बात समझ। उसके बाद देखो 10 की घात 3 को लिख देंगे किलोग्राम हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये द्रव्यमान में वृद्धि हुई उस पदार्थ में। समझ आ गई बात। चलिए अब आगे देखिए, हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान Me से हम इसको डिनोट कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है सर 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो,
अब आगे देखो, एक कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये दो क्या बना दिए सर आपने, द्रव्य हैं बेटा, ये दो द्रव्य हैं। अब हमने मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले और इस द्रव्य में पहुंच गए। जहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकले वहां 5 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। और जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, इस द्रव्य में 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो यहां पर द्रव्यमान में वृद्धि होगी। कितने द्रव्यमान में वृद्धि होगी, 5 इलेक्ट्रॉन का जितना भी द्रव्यमान होता है उतने द्रव्यमान की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। और 5 इलेक्ट्रॉन पर जितना द्रव्यमान होता है उतने द्रव्यमान की यहाँ पर क्या होगी, कमी। तो यहाँ तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी बेटा, बताओ मुझको, वृद्धि होगी सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कमी होगी, यहाँ पहुंचे हैं तो वृद्धि होगी। बात समझ आ गई। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकलते तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी हो जाती, और यहाँ अगर n इलेक्ट्रॉन पहुँचते तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। अगर बात समझ में आ गई तो बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा m जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, हमने मान लिया n इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसकी वजह से हुई है, तो n इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ठीक है ना। तो टोटल द्रव्यमान कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे इनटू में 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है सर, me लिखा है आपने। तो यहाँ से अगर मुझको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा बेटा, तो यहाँ से निकालेंगे डेल्टा m कितना दिया हुआ है, 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम। अच्छी बात है सर। उसके बाद डिवाइड हम कर देंगे, भाग दे देंगे किसका, इस me का भाग दे दो सर, क्योंकि इस me को जब हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ गुणा में था, इधर पहुंच के किस में पहुंच जाएगा, भाग में। तो me कितना है, me है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 9.1 से 9.1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बताओ कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमको, इलेक्ट्रॉन ही लिख देता हूँ पूरा, तो इतने इलेक्ट्रॉन हमको चाहिएंगे, किसके लिए चाहिएंगे, इतनी किसी भी पदार्थ में 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम की वृद्धि के लिए हमको 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे। समझ आ गई बात, समझ आ गई सर। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उस पर आवेश कितना होगा। हम जानते हैं किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। समझ आ गई बात, आ गई बात समझ में। तो Q बताओ कितना होगा, n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की घात 19 है सर। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश सर ये तो हमको पता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब होता है। तो Q आवेश कितना निकलेगा, 10 की घात 19 से 10 की घात -19, तो बचा कितना 1.602 कूलाम। तो इतना आवेश उस वस्तु पर आ जाएगा। सर ये तो बता दो, ये इस आवेश की प्रकृति कैसी होगी। बिल्कुल सिंपल है बेटा, चूंकि द्रव्यमान में वृद्धि हुई है इसका मतलब उस द्रव्य ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और जो द्रव्य इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, सर मैं बताऊं क्या, बता बेटा। सर ऋणावेश आता है, बिल्कुल सही बोला बेटा। तो ये आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। समझ आ गई बात। तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है 1 कप जल ब्रैकेट में 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके पास 250 ग्राम जल है, जल का मतलब H2O होता है सर। तो आपको 250 ग्राम H2O दिया हुआ है, आपसे पूछा है कितनी मात्रा में धन आवेश तथा ऋण आवेश होंगे। पहली बात समझिए आप, H2O मीन्स जल, ये कैसा होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन होता है ना, हाँ सर ये तो उदासीन ही होता है। इसका मतलब जितने इसमें धनावेश होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। ये बात समझ आ गई। इसका मतलब या तो हम धनावेश निकाल लेंगे या हम ऋणावेश निकाल लेंगे, और फिर हम क्या बोल देंगे कि इतने ही धनावेश होंगे जितने की ऋण आवेश है। बात समझ आ गई। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं। देखो हमको निकालना है आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर देखो हम क्या लिखते हैं, n मल्टीप्लाइड विद
इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो n गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए n। n यहाँ पर क्या होता है, n होता है सर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सर हमको तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दी नहीं हुई बेटा, तो यही तो क्वेश्चन है। अरे यही तो है क्वेश्चन, हमको यही तो पता करना है कि 250 ग्राम जल में, इस 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो सर हम क्या करेंगे, हम कैसे पता करेंगे। देखो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं हम कैसे कैसे करेंगे। मुझको इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। अब मुझे ये बताओ जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। सर अभी बता देता हूं, हमारे पास दिया हुआ है H2O, हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, और ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की अगर बात करूं तो 10 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे सर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जल क्या है उदासीन। समझ आ गई बात। तो हमको ये तो पता चल गया एक H2O के अणु में, एक H2 के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हो। अब हम क्या करेंगे बेटा, टोटल अगर मुझको H2O के अणु मिल जाएं, कुल अगर मुझको H2O के अणु मिल जाएं तो हम कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे सर, एक H2O के अणु में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमको कुल H2O के अणु मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अणुओं की संख्या। देखिए अब हम 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कैसे निकालने वाले हैं। देखो अगर मुझको 250 ग्राम में जल में अणुओं की संख्या निकालनी है तो मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैं 250 ग्राम जल में मोल निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा, मोल। एक मोल में अणुओं की संख्या हम जानते हैं, देखो एक मोल में अणुओं की संख्या बताओ कितनी होती है। तो एक मोल में अणुओं की संख्या होती है, एक सेकेंड, ये होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु। तो एक मोल में कितने अणु होते हैं, एक मोल में होते हैं 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु, इतने अणु होते हैं। अगर मैं कुल 250 ग्राम जल में कुल अणुओं की संख्या निकाल लूं, ठीक है ना, तो हमको क्या मिल जाएगी, कुल अणुओं की संख्या मिल जाएगी। तो बताओ मुझको 250 ग्राम जल में मोल कितने होंगे। तो देखो मोल हम कैसे निकालते हैं, तो मोल होता है मोल बराबर द्रव्यमान डिवाइड बाई, द्रव्यमान में भाग दे दीजिए किसका, द्रव्यमान भाग अणुभार। द्रव्यमान में किसका भाग दे दीजिए आप, अणुभार का भाग दे दीजिए। अब हमको निकालना है क्या, देखो द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान हमको दिया गया है 250 ग्राम। हमको क्या चाहिए, अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे सर, ये तो बहुत कठिन है। काहे का कठिन है बे, देखो आप हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन का होगा 2 प्लस के। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, तो कितना हो गया 18। तो बताओ मुझको 250 ग्राम जल में मोल कितने होंगे। तो 250 ग्राम में जल में मोल होंगे, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है सर 250 ग्राम, भाग दे दीजिए अणुभार कितना है 18। इसका मतलब 250 ग्राम जल में मोल कितने आ गए मेरे, ये आ गए 250 भाग में 18, इतने मोल आ गए। एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 250 ग्राम जल में जो इतने मोल आए हैं, तो 250 डिवाइड बाई 18, 250 भाग 18, मोल में कितने अणु होंगे बताओ मुझको, कितने अणु होंगे। तो ये होंगे कितने अणु, 250 बटे में 18 गुणा के कितना हो जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु। समझ आ गई बात। तो इतने अणु होंगे कितने, 250 बटे में 18 मोल में 250 बटे में 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल गया, हमको कुल अणु यहाँ पर मिल गए। अगर कुल अणु मिल ही गए तब तो सर इसका मतलब क्वेश्चन भी हो गया। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन हो गया।
चलो तो क्वेश्चन देखिए, अब कुछ नहीं बचा इसमें। तो आवेश कितना होगा? तो आवेश होगा Q बराबर, अगर मुझको ऋणावेश निकालना हो मतलब इलेक्ट्रॉन, ये हमने किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो माइनस लगा देना, और धनावेश है तो प्लस लगा देना। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश और धनावेश दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बताओ मुझको कुल अणु कितने हैं? कुल अणु हैं 250 बटे में 18 गुणा के कितना है? 6.023 गुणा 10 की घात 23, इतने अणु हो गए, ठीक है ना। अच्छा, एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने थे? तो एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने थे? हमने निकाले थे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका सर हम गुणा कर देंगे, तो गुणा में क्या आ जाएगा? 10। समझ आई बात? एक अणु में इलेक्ट्रॉन है 10, तो 250 बटे में 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु में कितने हो जाएंगे? इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, और गुणा में क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 6.023 गुणा 10 की घात -19, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? इसको गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा 1.337, तो ये होगा 1.337 गुणा 10 की घात 7 कूलाम। तो इतना आवेश निकलेगा किस पर? 250 ग्राम जल पर, ठीक है। इतना ही धनावेश होगा, इतना ही ऋणावेश होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई पार्ट अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको समझ आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि आपको समझ नहीं आया है तो मुझको कमेंट करके आप बताइएगा, जिससे कि मैं आगे के लिए आपको और अच्छे क्वेश्चंस बता सकूं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।